हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अश्विनी कुमार राय। वेलकम टू द फाउंडेशन स्कूल बक्सर। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग लेसन 3 हिस्ट्री सेक्शन से दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं दिल्ली सुल्तान्स कौन थे। तो दिल्ली सुल्तान्स को जानने से पहले मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी को, जो कि लेसन 2 में हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा हम रिमाइंड करते हैं और लेसन 2 के स्टोरीज़ को रिकवर करते हुए आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच काफ़ी संघर्ष हुए थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो संघर्ष प्रमुख रूप से हुए थे, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन के रूप में जाना जाता है। 1191 और 1192। 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुए और मोहम्मद गौरी से पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। और मोहम्मद गौरी अपने जो विजित क्षेत्र थे या जीते हुए जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर वो रूल किया। और रूल करने के बाद, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद गौरी का अपना कोई बेटा नहीं था और उसने जितने भी उसके गुलाम सेनापति थे या गुलाम जो वैरियर्स थे, उन गुलाम वैरियर्स को, जो विश्वासी वैरियर्स थे, उन विश्वासी वैरियर्स को वो अपने साम्राज्य को उसके शासन अधिकार को देता चला गया या उसके शासक प्रशासक के रूप में उसे नियुक्त करता चला गया। और उसी विश्वासी गुलाम सेनापति में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जो कि गुलाम डायनेस्टी के रूप में या स्लेव डायनेस्टी के रूप में जाना जाता है। आपको मैं बताना जाना चाहूँगा कि दिल्ली सुल्तान्स वैसे सुल्तान्स थे जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे भारतीय राजाओं से, उन विजित क्षेत्रों को अपने गुलाम सेनापतियों को देकर के वो वापस चला गया था। उसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक एक विश्वासी गुलाम था जो कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किया। 1206 से लेकर के 1290 तक ये गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया गया। अब ये गुलाम वंश या हम स्लेव डायनेस्टी या स्लेव सुल्तान्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दिल्ली सुल्तान्स जो है, दिल्ली सुल्तान्स दिल्ली रीजन पे राज्य करने वाले, दिल्ली रीजन्स पे रूल करने वाले वैसे राजा जो कि अपने आप को सुल्तान कहते थे। दिल्ली रीजन पे उस समय राज करने वाले जितने भी गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के जितने भी गुलाम थे, दिल्ली रीजन पे जो रूल किए, वो अपने आप को सुल्तान कहे। और सुल्तान के साथ साथ वही राजाओं का क्रम, जो 5 राजाओं का यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ये सभी की सभी 5 डायनेस्टियाँ जो कि गुलाम के रूप में ही यहाँ पे रूल की और सभी के सभी एक दूसरे के गुलाम ही थे। और इसीलिए ये गुलाम वंश या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना गया। सुल्तान, दिल्ली रीजन के राजा को सुल्तान कहा गया और इसीलिए इस रीजन के सभी राजाओं को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले जितने भी राजवंश थे, ये 5 राजवंशों का मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया है। ये 5 राजवंश उस समय के राजवंश थे जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच जो 2 प्रमुख संघर्ष हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में आपको मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया। बाद में चल करके मोहम्मद गौरी अपने विजित क्षेत्रों को रूल भी किया। मोहम्मद गौरी का कोई अपना बेटा नहीं था। उसके जितने भी गुलाम सेनापति थे या गुलाम जो उसके विश्वासी सैनिक थे, उन्हीं गुलाम सैनिकों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने राज्यों को सौंपा और सौंप करके, जैसा कि मैं आपको चैप्टर 2 में भी बताया था कि वापस जाते समय उसकी हत्या कर दी गई थी, हत्या हो गई थी। उसी विश्वासी गुलाम की अगर मैं बात करूं तो उसी विश्वासी गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जो कि गुलाम वंश की स्थापना किया या स्लेव डायनेस्टी के स्थापना की, जो 1206 से लेकर के 1290 तक, यानी 1206 एडी से लेकर के 1290 एडी तक इसके गुलाम वंश की रूल किया गया था दिल्ली रीजन पे। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक एक फाउंडेशंस के रूप में या फाउंडर के रूप में जाना जाता है स्लेव डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी में ये से स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, ये मैं बता देना चाहूँगा कि ये इसमें जितने भी किंग हुए थे, जितने भी इंपॉर्टेंट किंग हुए थे, ये सभी के सभी किसी न किसी रूप से वो एक दूसरे के गुलाम थे, एक दूसरे के स्लेव थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम अगर मैं बात करूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो कि दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर मैं गुलाम की बात करूँ तो बलबन था, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। इस तरह से जितने भी इसके प्रमुख राजा हुए वो गुलाम हुए।
इसलिए इस राजवंश को स्लेव डायनेस्टी के रूप में, गुलाम राजवंश के रूप में जाना जाता है। अगर दूसरे राजवंश की मैं बात कर रहा हूँ तो दूसरा राजवंश जो है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी राजवंश। खिलजी डायनेस्टी में 1290 से लेकर के 1320 तक इसके रीजन, दिल्ली रीजन्स पे इन्होंने रूल किया था, खिलजी डायनेस्टी। इसके जो संस्थापक थे या खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर था वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था। बाद में चल करके खिलजी डायनेस्टी को समाप्त करके तुगलक राजवंश ने दिल्ली रीजन्स पे राज किया था, रूल किया था 1320 से 1414 एडी तक। इसके जो फाउंडर थे, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक की मैं बात कर रहा हूँ तो गयासुद्दीन तुगलक जो कैनल सिस्टम था इंडिया में, कैनल सिस्टम्स को फाउंडेशंस के रूप में या फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। जो नहर प्रणाली या कृषि में नहर प्रणाली की जो स्थापना भारत में मानी जाती है या गयासुद्दीन तुगलक की मानी जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के ही समय से सिंचाई प्रणाली के लिए, उचित सिंचाई प्रणाली के लिए इन्होंने कैनल सिस्टम्स को स्थापना किया। कैनल सिस्टम्स का इरिगेशंस के लिए इन्होंने निर्माण शुरू किया। अगर मैं बात कर रहा हूँ तुगलक डायनेस्टी के बाद जो राजवंश दिल्ली रीजन्स पे रूल किया वो सैयद डायनेस्टी था। सैयद डायनेस्टी उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं था। इन्होंने इसके राजवंश में बहुत ज़्यादा वेरियस नहीं हुए, बहुत बड़े योद्धा नहीं हुए। खिज्र खां सैयद इसके फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के। सैयद डायनेस्टी के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सैयद डायनेस्टी को समाप्त कर लोधी डायनेस्टी, लोधी राजवंश 1551 से लेकर के 1526 तक रूल किया था दिल्ली रीजन्स पे। और बहलोल लोधी इसके फाउंडर्स थे। बहलोल लोधी जो कि लोधी डायनेस्टी के फाउंडर्स थे। इसी राजवंश में एक इब्राहिम लोधी हुए जो लास्ट लोधी डायनेस्टी के रूलर्स के रूप में जाने जाते हैं। और उसी इब्राहिम लोधी के साथ बाबर का युद्ध हुआ 1526 में। और 1526 के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया गया और बाबर ने मुगल राजवंश की नींव रखी। ये दिल्ली रीजन्स या दिल्ली सल्तनत के यहाँ से आप देख सकते हैं स्लेव डायनेस्टी से लेकर के लोधी डायनेस्टी तक ये सभी के सभी दिल्ली रीजन्स पे रूल करने वाले स्लेव या फिर हम कह सकते हैं दिल्ली रीजन्स पे रूल करने वाले ये राजवंश के रूप में जाने जाते हैं। आइए दिल्ली सुल्तान्स के 5 राजवंशों में मैं पहले राजवंश की चर्चा करता हूँ जो स्लेव राजवंश के रूप में या स्लेव डायनेस्टी के रूप में जानी जाती है। स्लेव डायनेस्टी मैं पहले बता चुका हूँ कि ये गुलामों के द्वारा रूल किया गया था, जो कि मोहम्मद गौरी के गुलाम, जो भी विश्वासी गुलाम थे, उन्होंने इसकी स्थापना की और उसके बाद इसके आगे भी गुलाम ही रूलर्स के रूप में हुए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर थे और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया था। इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी लाहौर को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने रीजन में कुतुब मीनार की फाउंडेशंस, कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार के नींव रखने के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक एक रूलर्स के रूप में, आर्मी रूलर्स के रूप में अपने रीजन्स को रूल किया था। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का जो विश्वासी सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो आर्मी चीफ के रूप में था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए भेजा था। क्योंकि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, तो बख्तियार खिलजी का नाम आता है। बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वासी सेनापति था या आर्मी चीफ के रूप में भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी। साथ साथ इसने अपने जो सिस्टम्स में जो मोहम्मद गौरी के समय में जो रूल्स रेगुलेशन थे इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। उसी तरह से सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलते रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सक्सेसर था या कुतुबुद्दीन ऐबक का मैं बेटे की मैं बात कर रहा हूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था, जो कि एक वीक रूलर्स के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग रूलर के रूप में नहीं रहा, एक असफल राजा के रूप में रहा। और आराम शाह को जैसे ही वो राजा बना उसकी हत्या कर दी गई, उसे पद से हटा दिया गया। और उसकी बेटी के साथ विवाह करने के बाद, जैसा कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने इसकी बेटी के साथ विवाह करके और इल्तुतमिश ने अपने आप को राजा बना लिया या अपने आप को राजा स्थापित कर दिया आराम शाह की हत्या के बाद। आराम शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश जब स्लेव डायनेस्टी का राजा बना 1211 से लेकर 1236 तक, इसी बीच में 10 से लेकर के 11 के बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह रूल किया था, करीब 2-4-5 महीने। और बीच के दौर में राजनीतिक दाव पेच चलते रहे।
इसके जो राजपूती जो राजा थे उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध करने के साथ साथ इल्तुतमिश अंततोगत्वा राजा बना। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश एक स्ट्रॉन्ग बैरियर्स के रूप में ये जाना जाता है। साथ साथ ये अपने आप को किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को पॉजिटिव थिंकर्स के रूप में जाना जाता है। यानी इसके समय में लोगों का काफ़ी विद्रोह रहा इसके विरुद्ध, लेकिन इसने सारी गतिविधियों को, सारी चीज़ों को नकारते हुए पॉजिटिव थिंग्स के रूप में अपने आप को अपनाते हुए और सारी की सारी चीज़ों को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगान नीति को अपनाया, जिसमें एक आर्मी का गठन किया जो कि इसके समय में हो रहे विद्रोह को रोका जा सके, या इसके समय में जो हो रहे थे विद्रोह, उस विद्रोह से ये त्रस्त आ चुका था। और इसने तुर्कान-ए-चहलगान नीति को अपनाया, जिसमें 40 प्रमुख रूप से सेनाओं का गठन किया, जिसमें 40 सेनाओं का एक संगठन होता था जो कि उसके समय में हो रहे विद्रोहों को या उसके राज्यों को उसकी सेना, प्रमुख सेना जो कि प्रशिक्षित सेना के रूप में जानी जाती थी, उसको प्रोटेक्ट कर पाए, उसके साम्राज्य की रक्षा कर पाए। इन सारी नीतियों को इल्तुतमिश ने अपनाया था। इल्तुतमिश ने जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो नींव रखी थी कुतुब मीनार की, उस कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी, उस नींव को इसने आगे काम करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया, कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुतुब मीनार की अगर कंप्लीट की मैं बात करूँ या कुतुब मीनार के निर्माण की मैं बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चंस पूछे अगर जाते हैं तो ऐसे पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने। इस तरह से इल्तुतमिश के ये सारे कार्य रहे। साथ साथ में अगर मैं बात कर रहा हूँ इल्तुतमिश का अगर सक्सेसर कोई रहा तो रुकनुद्दीन फिरोज था। ठीक है, इल्तुतमिश जो कि रुकनुद्दीन फिरोज लगभग 8 महीने तक राज्य किया था, 8 महीने तक रूल किया था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा के रूप में माना जाता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज को भी बहुत ज़्यादा समय तक यह राज नहीं कर पाया, या अपने पिता के जो रूलिंग एरियाज था उस पर रूल नहीं कर पाया, क्योंकि इसके समय में भी विद्रोह थे और ये वीक। साथ साथ अगर रुकनुद्दीन फिरोज के बाद इसके अवसर का लाभ उठाते हुए इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम सुल्तान हुई, जो रजिया बेगम सुल्तान इसके वीक होने के कारण या इसके पद स्थापित होने के बाद, इसके राज्य से हटने के बाद रजिया सुल्तान ने अपने आप को किंग के रूप में स्थापित किया और 1236 से 1240 तक इसने रूल किया था। रजिया सुल्तान जो थी, ये मैं आपको बता दूं कि रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश के जो बेटे थे बहराम शाह, ठीक है, और नसीरुद्दीन, ये जो थे, ये सभी के साथ रजिया बेगम का हमेशा संघर्ष चलता रहा। यानी रजिया बेगम का जो रूल्स था, ये रूल की इस दिल्ली रीजन में रूल की, लेकिन साथ साथ इनके अपने भाइयों के साथ हमेशा संघर्ष रहा। रजिया बेगम ने जो रूल किया था, रूल करने के जो रीजन्स थे 1236 से लेकर 1240 तक 4 वर्षों तक लगातार संघर्ष होते रहे भाइयों के साथ, और लगातार संघर्षों में ही रजिया बेगम का विवाह अल्तुनिया के साथ हुआ, और अल्तुनिया के साथ विवाह होने के बाद रजिया बेगम अपने राज्य से भागना भी नहीं पड़ा, क्योंकि लगातार विद्रोह होते रहे बहराम शाह का। और नसीरुद्दीन जो कि ऑनेस्ट किंग के रूप में बाद में चल करके बना, तो मैं बहराम शाह और रजिया सुल्तान के बीच जो संघर्ष हुए उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो रजिया सुल्तान को हमेशा बहराम शाह ने डिस्टर्ब किया इसके रूलिंग एरिया में या उसके रूलिंग सिस्टम्स में, और रजिया सुल्तान इससे घबरा करके अपने पति अल्तुनिया के साथ जंगल में चली गई, भाग करके राज्य को छोड़ करके, और वहीं पे बहराम शाह के इशारों पे, यानी बहराम शाह के ही इशारों पर रजिया बेगम सुल्तान की हत्या कर दी गई डाकुओं के द्वारा, जो कैथल के पास माना जाता है। रजिया सुल्तान और उसके भाई बहराम शाह के बीच हुए संघर्षों का फायदा उठाते हुए एक तीसरा व्यक्ति आता है अलाउद्दीन मसूद, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने अलाउद्दीन मसूद ने अपने आप को 1245 से 1246 के बीच क्या किया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। बहराम शाह 1240 से 1245 के बीच राजा रहे, लेकिन वो एक सफल राजा के रूप में नहीं रहे। बहराम शाह हमेशा अपने राज्य में डिस्टर्ब होते रहे, और रजिया सुल्तान को हटाने में या रजिया सुल्तान को पद स्थापित करने में ही भारतीय राजपूतों को या जो लोकल जो रूलर्स थे या लोकल जो राजा थे उनका समर्थन प्राप्त करते रहे, और साथ साथ रजिया सुल्तान को
रूलिंग रीजन से पदस्थापित करने में भागने में मदद भी किया या भगाने में सफल भी हुए। अलाउद्दीन, अगर मसूद की मैं बात करूँ तो अलाउद्दीन मसीह जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था, 1245 से 1246 तक इन्होंने रूल किया। इनके भी बहुत ज़्यादा एक्टिव वर्क नहीं हुए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क नहीं हुए। अगर नसीरुद्दीन की मैं बात कर रहा हूँ जो 1246 से लेकर के 1266 तक इनका रूल रहा, ये 20 वर्षों तक, लगभग 20 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। नसीरुद्दीन, अगर मोहम्मद की मैं बात करूं तो नसीरुद्दीन मोहम्मद एक ऑनेस्ट किंग के रूप में, स्लेव डायनेस्टी के ऑनेस्ट किंग के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि इल्तुतमिश के ही बेटे के रूप में थे। और नसीरुद्दीन ऑनेस्ट किंग इनको अगर कहा जाता है तो इन्होंने जो भी दिल्ली रीजन्स में जो किंग के रूप में जो इनको इंटरेस्ट आते थे, जो कि टैक्सेस के रूप में जो फ़ायदे होते थे, उस सारे टैक्सेस को अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कभी यूज़ नहीं किया। इन थे गियासुद्दीन, अगर बलबन की मैं बात कर रहा हूँ तो नसीरुद्दीन मोहम्मद जो कि ऑनेस्ट किंग के रूप में थे, ये अपने राज्य या रूल करते करते बोर हो चुके थे और त्रस्त होकर के इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को अपने ससुर यानी कि फादर इन लॉ गियासुद्दीन बलबन की बेटी से ही नसीरुद्दीन का विवाह हुआ था। गियासुद्दीन बलबन की बेटी से नसीरुद्दीन का विवाह हुआ था और इसने अपने ससुर को यानी फादर इन लॉ को ये अपने जितने भी रूलिंग रीजन थे उस रीजन्स का क्या किया, इसको पावर्स या इसको अधिकार दे करके और अपने आप को क्विट कर लिया या अपने आप को राज्य से निकाल लिया। बाद में चल करके नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई और गियासुद्दीन बलबन ने तुर्कान चलगान तो जो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे, साथ साथ इन्होंने सिजदा पैगोस या फिर अलग अलग तरह की जो लॉ एवं रक्त की नीतियाँ, यानी कि एक गियासुद्दीन बलबन को यह माना जाता है कि लास्ट स्लेव रूलर्स के रूप में भी माना जाता है, साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल किंग के रूप में भी माना जाता है, जिन्होंने सैन्य शक्ति के साथ साथ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में भी परिवर्तन किए और साथ साथ अपने राज्य को एक संपन्न प्रभुत्वशाली बनाने में भी मदद किया। इस तरह से स्लेव डायनेस्टी के ये प्रमुख राजा थे और इनके जो किए हुए कार्य थे जिसको आपने पढ़ा, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस स्लेव डायनेस्टी से पूछे जाते हैं, कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित, कुतुब मीनार के नींव रखने से संबंधित, साथ साथ तुर्कान चहलगान नीति किसने चलाई थी, सिजदा एम पैगोस जो कि गियासुद्दीन बलबन के द्वारा चलाया गया था ये। और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट वुमेन रूलर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्रथम महिला रूलर्स की बात कर रहा हूँ तो रजिया बेगम। इस टॉपिक से या इस स्लेव डायनेस्टी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।